और जब किसी के यहाँ भी जब्ती होगी तो कंपलसरी इसकी वीडियोग्राफी की गई है, जिससे पुलिस कोई चीज वहां रख, पंचों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी होगी जो सर्टिफाइड होगी, जिससे कोई किसी के घर पर कोई चीज रखकर परेशान किसी भी नागरिक को होना न पड़े। मान्यवर, ढेर सारे छिद्र जो थे, जो उसको बंद करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जो बिल लेकर आया हूं। मान्यवर, बहुत सारे सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है, मैं ज़्यादा विषय पर बात करना नहीं चाहता हूं, मगर मैं कुछ चीज़ जरूर बताना चाहूँगा। मान्यवर, हमने, जैसा मैंने पहले कहा, मानवीय अधिकारों को हमने, हमारे संविधान ने व्यक्ति का स्वातंत्र्य, सुरक्षा और उसके ह्यूमन राइट को प्रायोरिटी दी है। इसी के आधार पर हमने करा है। बलात्कार पहले 375 और 76 में था, अब शुरू में डेफिनेशन वगैरह की बातें आती है। धारा 60 से आपराधिक अपराधों का वर्णन होता है। 63 नंबर बलात्कार को दिया गया है। सबसे पहला स्थान महिला के साथ अत्याचार। गैंग रेप को हमने धारा 70 में डाला है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी इसी के आसपास डाला है। मर्डर जो पहले 303 था, महिला और बच्चों के साथ अपराध के बाद सीधा मानव वध को लेकर 101 नंबर की धारा 300 की जगह अब होगी। किडनैपिंग की धारा को भी आगे बढ़ाया है और हमने व्यक्ति का और विशेषकर महिला और बच्चों का गौरव प्रस्थापित करने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी को मैं बचपन से ही मालूम नहीं क्या था, कुछ संस्कार होगा, कांग्रेस का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी, कुछ नहीं मालूम था मान्यवर, तब से मैं विरोधी रहा। मगर मैं बारीकी से उनको देखता हूं। जब जब वो सत्ता पर आते थे, 124A मतलब राजद्रोह का बड़े मौत से उपयोग करते थे, और जब सत्ता के बाहर जाते थे तो कहते थे कि 124 है तो कॉलोनियल कानून है, इसको निरस्त कर दो। मगर फिर सत्ता पर आते थे तो 124 का उपयोग करते थे। इन्होंने राजद्रोह को कभी समाप्त करना नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए, मान्यवर, शासन के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारा संविधान का मूल अधिकार है। व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई गुनाह नहीं होगा, बोली। बदनिक्सी का प्रावधान है, जिसको जानना चाहिए वो कोर्ट में जाए, मगर आपराधिक न्याय प्रणाली आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। परंतु जिस धारा के तहत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वीर सावरकर जेल में गए, मुझे आनंद है मान्यवर, आज वो धारा यहां से समाप्त हो रही है। मान्यवर, इसके साथ ये कहते हैं कि आपने अलग तरीके से राजद्रोह को देशद्रोह बनाकर लाए। मैं सभी सदस्यों को विनंती करता हूं कि मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। मान्यवर, पहले आईपीसी की धारा 324A में जो शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ, सरकार मतलब एस्टैब्लिशमेंट और व्यक्ति अंततोगत, अब बीएनएस में धारा 152 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ जो करेगा उसको देशद्रोही माना जाएगा। बड़ा स्पष्ट कर, सरकार की जगह भारत शब्द प्रयोग लाया। भारत तो उनको पसंद ही नहीं आता है नाम, मगर मैं क्या कर सकता हूं, ये देश का नाम ही भारत है। मान्यवर, भारत के खिलाफ जो करेगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ करेगा, उसके खिलाफ ये धारा 122 लाई जाएगी। आईपीसी में उद्देश्य और प्रयोजन की बात नहीं थी, आशय और प्रयोजन की बात नहीं थी। देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात कर हमने एक और उसको बचने का मौका दिया है। आईपीसी में जो डेफिनेशन थी उसमें घृणा और अवमानना था, जिससे राजद्रोह का अपराध हो सकता। रानी के खिलाफ अवमानना नहीं कर सकते, रानी के खिलाफ नहीं बोल सकते, रानी को घृणा नहीं बोल सकते। अब हमने क्या शब्द डाले हैं, घृणा और अवमानना हटाकर सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां और देश के अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाना, ये सारे उद्देश्य जो है शुद्ध रूप से
भारत को सुरक्षित करने के लिए है, किसी व्यक्ति या शासन को सुरक्षित करने के लिए है। मगर मुझे मालूम है मैं उनको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहिए। उनका तो इच्छा था कि वो मूल स्वरूप में चालू रहे और कभी अगर हमारा नंबर लग जाए तो इसका उपयोग करेंगे, मगर लंबे समय तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है। अब मान्यवर, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके लिए भी हमने ढेर सारे नए कठोर कानून बने हैं। इसका फाइन ट्यूनिंग इसके साथ लिया है। नाबालिग महिलाओं की व्याख्या में 18 साल के बाद वो कम आयु की महिला डाल दिया है, जो पहले 15 साल था। वयस्क महिला के गैंग रेप को भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष की कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा की है। नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा की है। और धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने के व्यक्तियों को लिए भी कठोर दंड का हमने प्रावधान किया गया है। मान्यवर, हमने ढेर सारे काम करे हैं। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाना का भी काम किया है। और सबसे बड़ा जो प्रोविजन किया है 113(1) में हमने टेररिज्म की डेफिनेशन दी है, आतंकवाद की व्याख्या। कल लोकसभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि देश का संसद टेररिज्म के खिलाफ कठोर कानून बना रहा है तो मेरे मन में भला क्यों भय जागे? मेरी तो सुरक्षा होगी अगर मुझे टेररिज्म नहीं फैलाना है तो। भय किसके मन में जागेगा मान्यवर? किसके मन में जागेगा भाई? कराने वालों के मन में जागेगा। मगर मैं आश्वस्त करता हूं मान्यवर देश की जनता को, इसका दुरुपयोग होने की हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पूरा सोच विचार करके इसको लेके आए हैं। हमने जो व्याख्या करी, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने की संभावनाओं के आशय से या भारत में या किसी भी देश में किसी वर्ग को आतंकित करने का प्रयास करता है, उसको आतंकवादी माना जाएगा। अब एक कैटेगरी में तो मैं मानता हूं किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर एक कैटेगरी में पढ़ते हैं, आप इसमें आते हैं, तो निश्चित मानकर चलना, कठोर से कठोर दंड के आप भागी। मान्यवर, हमने बमों, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीले गैसों और न्यूक्लियर हथियारों के उपयोग के लिए बनाने का, बेचने का या उपयोग करने का कार्य करने वालों को आतंकवादी कहे। बस हो गया। अब इसमें क्या ऐसी गतिविधि है जिससे दुरुपयोग हो पाए? जहरीले गैसों को जनता के बीच में क्या प्रयोग करना चाहिए मान्यवर? बम विस्फोट करने चाहिए? डायनेमाइट से बिल्डिंगें उड़ानी चाहिए? मान्यवर, ये आतंकवाद के प्रति 70,000 लोगों से ज्यादा लोग जो बलि चढ़ गए, कांग्रेस की नीति के कारण चढ़े हैं। अब 70% उसमें कमी आई है। और ये डेफिनेशन सभी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैं मानता हूं इसकी गति और तेज होगी और देश पूर्णतः आतंकवाद से मुक्त होगा। इसमें कोई कहीं पर भी किसी को भी अन्याय होने की बात नहीं। मान्यवर, इसमें संगठित अपराध की भी व्याख्या की। पहले संगठित अपराध में जो ब्रेन होता था वो कहीं दूर बैठा रहता था और धारा 120 की निर्बल धारा से इसको समाहित करने का प्रयास करते थे। अब वो धारा 120 से नहीं, सीधा इसमें अपराधी बनेगा। आर्थिक अपराध की व्याख्या को भी बहुत अच्छे से हमने स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिससे जितने भी जजमेंट का फायदा उठाकर, लूपहोल्स का फायदा उठाकर छूटे थे, वो सारे जजमेंटों का स्टडी कर हमने लूपहोल्स भरने का काम किया है। गैर इरादतन हत्या में भी मान्यवर हमने 2 बदलाव किए। एक बदलाव किया है कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है,